संजय, एक स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और चूंकि इसके रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया इसने प्रदर्शन किया और हर फ्रंट में काफ़ी अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए, लेकिन स्टॉक जो है 4% नीचे है। कैसा लग रहा है चार्ट पे आपको ये? देखिए, ये आगे अलग फिर वापस बात वही है कि न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। तो ऑलरेडी 560 570 वाला ऑलरेडी 690 हो गया था रिजल्ट के पहले। तो आई थिंक जो जिनको अनुमान रहते हैं, थोड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, आई थिंक जिनको अनुमान रहते हैं, वो ऑलरेडी पोजीशन थे इस ट्रेड के लिए, और मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली चल रही है। इसके लिए ये आपको दिख रहा है कि अब ये शार्प 2-3 दिन से 4 दिन से करेक्शंस चल रहे हैं। तो आई थिंक यस, मूव्स अच्छे रहे हैं, अब उसको पचा रहा है ये। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज फिलहाल 610-620 के ऊपर बना है, तब तक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप्स अच्छे हैं। मे भी एक पुल बैक आ सकता है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं है कि बैंक निफ्टी के अगेंस्ट में चल जाए। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी नरमी दिख रही है, जिस तरह से कल सेल ऑफ आया और 42,800 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया। तो आई थिंक मैं फ्यूचर के लेवल दिए ये, तो आई थिंक वहां पे भी कंसर्न हैं। आई थिंक बैंक्स के सारे अच्छे बैंक्स के नंबर्स मोटा मोटी आ गए हैं और बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा है और पुल बैक करके रुक गया है। तो वहां पे कंसर्न हैं। तो आई थिंक बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो एयू बैंक पे, बट डेफिनेटली सेटअप थोड़े बेटर प्लेस्ड हैं और मे भी एक बाउंस बैक आपको वापस 660-670 का दिख सकता है, बनिस्पत 610 के नीचे नहीं जाए। ओके, 600 चाहिए और थोड़ा सा मार्केट भी स्टेबलाइज होना चाहिए। लेकिन चलिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो चौथी तिमाही में अपने नतीजे पेश किए वो अनुमान से बेटर थे। काफ़ी अच्छे नतीजे उन्होंने पेश किए। मुनाफा करीब 23% बढ़ा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही, ग्रॉस और नेट लेवल पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल जी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे काफ़ी बढ़िया पेश किए एयू स्मॉल ने, और कई फ्रंट पे हमने देखा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी बेटर थे। आपके हिसाब से क्या बेस्ट हाईलाइट थी आपके रिजल्ट्स की, और क्या स्ट्रेंथ कहाँ से आई है? थैंक यू नीरज जी। आप देखेंगे ना, जो लास्ट ईयर था, जब आप अप्रैल में की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल एकदम से काफी बढ़ने लग गए थे। तो आई थिंक लास्ट ईयर का जो सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानता हूँ बैंक का, वो है हमारी डिपॉजिट फ्रेंचाइज। हम लोगों ने करीब 30% प्लस ग्रो किया है। कॉस्ट भी मैनेज किया है। हमारा ओवरऑल कॉस्ट पूरे साल भर का 5.95 रहा, जो उससे पिछले साल का था वो सेम है, राइट। और ग्रैनुअल किया, कासा हमने करीब 38% है, CD रेशियो 85% है, ग्रैनुअलिटी अराउंड 70% है। तो ये मुझे लगता है बिकॉज बैंक हम 6 साल हुए बने हुए, तो सबसे जो काम है बैंक का, वो है कि आप डिपॉजिटर्स को कैसे ट्रस्ट देते हो, डिपॉजिटर्स को कैसे अश्योर करते हो कि ये बैंक अच्छा है, यहाँ पे आप बैंकिंग करिए, डिपॉजिट रखिए और बाकी भी ट्रांजेक्शन करिए हमारे साथ। तो आई थिंक मुझे लगता है पिछला साल उस बात के लिए मैं काफी अपनी टीम को और एंटायर इकोसिस्टम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमने अचीव किया। और दूसरी बात, हमने जो हमारा टेक पे जो फोकस रखा है, चाहे वो हमारा ऐप हो, चाहे हमारी वीडियो बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, पेमेंट का इकोसिस्टम हो, जितने बड़े टेक के प्लेयर्स हैं सिस्टम में, उनके साथ जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, सो दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे के 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि बैंकिंग बहुत बदल जाएगी, बिकॉज सबका डेटा, कुछ ना कुछ कस्टमर का डेटा फुटप्रिंट होगा। तो जैसे आज बैंकिंग हो रही है, आज भी काफी बदल गई है पिछले 10 साल के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि टेक का जो आउटलुक है वो बड़ा स्ट्रांग है। ऑफकोर्स बैंक में हमेशा यदि आप एसेट क्वालिटी अच्छे से देख सकते हैं तो आपको हमेशा खुशी मिलती है। संजय जी, आप करेंगे बैंकिंग काफी बदलेगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा आपके फिंगर टिप पे रहेगा, तो क्या कोलेटरल की बजाय फ्यूचर अर्निंग बेस पे लेंडिंग होने लगेगी? मुझे लगता है दोनों का मिक्स होगा नीरज जी। सबसे पहले तो डिपॉजिटर्स होता है बैंक में आना बंद हो जाएं, आप उनको वो सर्विसेज दे पाए कि वो अपने घर से या अपनी कन्वीनियंस से, अपने कंफर्ट से बैंकिंग करेंगे, और उसके अंदर उनको पूरा पेमेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, उनको उनका पर्सनलाइजेशन करके आप, क्योंकि आज देखिए बैंक ना अपने कस्टमर को बहुत कुछ जान नहीं पाते हैं। मुझे कई बार ऑनेस्टली फीलिंग होती है कि मेरा कस्टमर की ज्यादा नॉलेज गूगल को है और मुझे कम है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज मेरे पास तो उसका सारा डेटा होता है, मेरे पास उसकी ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, प्रोफाइल डेटा होता है, लेकिन हम उसको इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं एज ए बैंकर। तो मुझे लगता है जब हम उसको ज्यादा जान पाएंगे तो हम उसका पर्सनलाइजेशन कर पाएंगे। तो हो सकता है आपको यदि गाड़ी की जरूरत है तो आप गाड़ी का लोन ऑफर करेंगे, आपको यदि क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड का ऑफर करेंगे। तो मुझे लगता है बैंकिंग बहुत स्पेसिफिक होने वाली है, टू दी पॉइंट होने वाली है। अभी थोड़ी लार्जर फ्रेम में काम करते हैं, फिर वो शॉर्टर फ्रेम में जाके काम करेंगे। और जो आप बात बोलने वाले हैं वो एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इतने सारे क्रेडिट इंजन बन रहे हैं
इसको हम BRA बोलते हैं, कि हम कस्टमर का डेटा पढ़ के कस्टमर को बिना कोलेटरल के लोन देंगे, और वो चालू हो भी गया है। मुझे लगता है 7-8 साल के अंदर और मैच्योर होगा। और सबसे अच्छी बात, बैंकों ने इनिशिएटिव इस बार ले रखा है। ये तो बहुत ही संजय जी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोगों ने छेड़ दिया, चूंकि बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी। मैं किसी दिन आपको आधे घंटे के शो में बुलाऊंगा, क्योंकि जो फ्यूचर अर्निंग पे जो अभी हम लोग क्रेडिट टू GDP रेशियो देखते हैं, हमारा बहुत कम है, 57-58% से ज्यादा नहीं है। उस दिशा में अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग भी होगा और बहुत अपॉर्चुनिटीज भी करेंगी। इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि डेटा का बेटर इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि ये इजी नहीं होता है, टेक होता है, थोड़ा टाइम लगता है, और हमारे जैसे बैंकों को 2 चीजें करनी पड़ती है। एक तो हमें ब्रिक एंड मोर्टर तो चलाना ही पड़ता है, लेकिन साथ में हमें फ्यूचर पे भी हमारी आइज रहती है कि यार भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि कस्टमर का डेटा हमारे पास, जैसे आप गूगल करते हैं ना, जैसे आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो गूगल करिए, तो आपको 2 सेकंड में मेरे बारे में सब पता चल जाता है। तो क्या हम हमारे कस्टमर को 2 सेकंड में फ्रंट एंड टीम को ये फैसिलिटी क्रिएट करें कि जो कस्टमर से मिल रहा है या मिलने वाला है, या हो सकता है एग्जिस्टिंग हो सकता है नहीं हो, उसके बारे में उसको जानकारी बहुत इजीली मिले, राइट, सो दैट वो बहुत इन्फॉर्म्ड होकर उससे मिले और कस्टमर को समझ के ही उसको वो सर्विसेज की ऑफर करे, राइट। तो एक तो उस पर हम काम कर रहे हैं, चाहे उसको CRM बोलिए, चाहे वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बोलिए, चाहे वो बैक एंड पे डेटा बोलिए, डेटा वेयर हाउस बोलिए, ये सब वर्ड्स है। और मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ इन सब चीजों को। बट ये एक अप्रोच है कि आप कस्टमर को समझिए, बिकॉज यदि आप कस्टमर को समझेंगे तो आप पर्सनलाइज ऑफर दे पाएंगे, चाहे वो क्रेडिट का हो, चाहे वो डिपॉजिट का हो। संजय जी, बैंक का काम होता है लोन देना और डिपॉजिट लेना, और बीच का अंतर उसका प्रॉफिट है, जिसको हम NIM भी कहते हैं। वो NIM आपकी पीक हो चुकी है, ऐसा नंबर दिख रहा है। मैं 6.1% पे आपके क्वार्टर भी और YoY भी नीचे आ रही। क्या ये कहाँ पे रुकेगी ये? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप कई बार क्या होता है कि हम जिस जर्नी से आ रहे हैं वो NBFC की बैंक जर्नी थी। बैंक में ट्रांजिशन ही होता था, बैंक में कॉस्ट ज्यादा होती थी, हम लगाते भी ज्यादा थे, लेकिन बैंक्स आर नॉट मेंट फॉर वन स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट और वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हम पहले खाली व्हील करते थे, SBL करते थे, तो उसमें हमारा स्प्रेड ज्यादा ही होता था। बट आज की तारीख में हम लोग काफी कमर्शियल बैंकिंग भी कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग भी कर रहे हैं, नॉर्मल हाउसिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निम हमारा इसलिए कम नहीं हो रहा कि हम लोग कोई ज्यादा रेट चार्ज नहीं कर रहे हैं, या हमको जगह नहीं मिल रही है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा प्रोफाइल बदल रहा है कस्टमर का, राइट। जैसे आपको यदि मैं लोन देना चाहूंगा तो आप देखो 10% से ऊपर तो ना होम लोन मुझे करने देंगे आपके साथ, बट दैट डजंट मीन कि आप मुझे NPA भी देंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि हमारा ROA प्रोटेक्टेड है क्या, बिकॉज निम तो हो सकता है कम हो, बट हमारा क्रेडिट लॉस भी कम होगा, हमारा OPEX भी कम होगा, हमारे पास क्रॉस सेल की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी जब बेटर होती है, अच्छा कस्टमर अगर आपके पास आएगा तो वो उतना ज्यादा ब्याज नहीं देगा आपको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रीजनेबल इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये 6.1% भी बहुत ऊपर है, ग्लोबली भी देखें तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। क्या आप मान के चलते हैं कि ये एक सस्टेनेबल, अभी चूंकि आपने काफी लंबी हम लोगों के प्रोजेक्शंस को एक तरह से रखा कि हम कैसे अपने बैंक को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके मद्देनजर 4%, 4.5%, 5%, कहाँ पे आपको लगता है कि रीजनेबल NIM होना चाहिए? वो बहुत लंबा, वो आप जो 4-4.5% बोल रहे हैं वो 20-20 साल के बैंक की जर्नी होती है। हम नए बैंक हैं, और नीरज जी देखिए, AU बहुत ही स्पेशल प्लेस है। हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े शहरों से तो हम डिपॉजिट लेते हैं, और हम अंडर सर्व्ड गांव में रूरल बेल्ट पे पैसा लगाते हैं, जहाँ पे पुराने जमाने में या आज के टाइम पे भी NBFC लगाती थी पैसा। तो हमारा वो सॉर्टेड है कि हम लेंगे तो बड़े शहरों में लगाएंगे, छोटे शहरों में, छोटी जगह पे। तो वहां पे स्पेस होती है, आप अपने एसेट को प्राइस कर पाते हो, क्योंकि वहां रिस्क भी ज्यादा होती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा कोई 4-4.5% की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ी हाई हैं और हमारा थोड़ा प्रोफाइल बदल रहा है। तो इस साल हो सकता है मैं 5.80, 5.90 की बात करूं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में आपको कुछ बता पाऊंगा आज ये मुश्किल है, क्योंकि ये हमारा मार्केट नहीं बदल रहा है, हमारा सेगमेंट इतना नहीं बदलेगा जितना अपन सोच रहे हैं। हो सकता है 10 साल में आप जो बात बोले वो हुए, लेकिन 2-3 साल मुझे नहीं लगता है कि हम 5.5-6 से नीचे जाने वाले हैं, मतलब इस रेंज। हाँ नहीं, फेयर एनफ, 5.5, 5.80 आप इस 24 के लिए कह रहे हैं, और
5.5 के धीरे धीरे होगी, लेकिन हमारी बात 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ मेरे को। एग्रीड मतलब 5.80 इस साल, बाकी फिर 3-4-5 सालों में आप 5.5 का टारगेट लेके चल रहे हैं। आई 100% एग्री विद यू, बट मैं तो ये कह रहा कि हम लोगों के डिस्कशन में एक एग्रीमेंट ये था कि जिस तरीके से प्रोफाइलिंग हो रही है, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, इंटेंस कंपटीशन और कॉस्ट कम करते हुए आप अगर उसमें जा रहे हैं तो आपका जो आरओए बढ़िया होगा, लेकिन उसके बावजूद ये मार्जिन कहीं ना कहीं रेशनलाइज होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग किसी दिन एक दूसरा हमारा एक शो है केवाईसी, उसमें बैठते हैं, आधे घंटे चर्चा करेंगे। आज थोड़ा समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे काफी बढ़िया थे, उम्मीद से बेहतर थे, और अभी सर्वेलेंस पे टेक चेक भी लिया है, जो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ओवरऑल चूंकि सेंटीमेंट वैसा, इसलिए मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट भी मानता है कि उसकी मार्जिन्स यहाँ से नीचे जाएंगी। 5.8% का वो मान के चलने की FY24 में होगा, और जाते हुए थोड़ी थोड़ी और नीचे आती रहेंगे, और वो रीजनेबल भी है क्योंकि इतनी ऊंची हो नहीं सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।